आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं बहुत ही रिलेवेंट है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन हायर एजुकेशन एंड कॉल ऑफ द टाइम। और इस विषय से पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर सौरभ राय, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और इस इंक्लूसिव एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। इनका शोध और इनकी जो अध्यापन से इन्होंने जो इनके जो अनुभव होंगे उनसे हम जरूर सीखेंगे। साथ ही आज हमारे पैनलिस्ट के तौर पे हमसे जुड़े हैं डॉक्टर सुमित प्रकाश जी, डॉक्टर पारुमिता और डॉक्टर उपासना रे। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इस विषय पे चर्चा करने के हेतु मैं सबसे पहले सुमित प्रकाश जी से आग्रह करूंगी कि वो सौरभ राय जी से इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित विषय पे अपने प्रश्न रखें। तो सुमित प्रकाश जी, मैं आपको मंच देती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। आपके निजी अनुभव हैं, आपने अपने जीवन में बहुत महसूस किया है और जो विषय आज का है कि उच्च शिक्षा में यानी कि हायर एजुकेशन में इंक्लूजन हम कैसे करें। तो हम चर्चा की शुरुआत में ही हमें आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये समावेशन या जिसे इंक्लूजन कहते हैं ये क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले इंक्लूजन को समझना जरूरी और इंक्लूजन को समझने के लिए हमें वो 4 स्टेप समझने होते हैं जो हर जगह लागू होने चाहिए, लेकिन अब तक लागू होने के लिए हर स्टेप पर कमियां हैं। इनको बहुत आसानी से समझाऊं तो नंबर्स में समझ लीजिए। तो एक है 1 यानी स्पेशल एजुकेशन, जिसमें सब कुछ एक ही चीज पर सेंटर्ड होता है, नहीं स्पेशल टीचर, स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल स्कूल, स्पेशल रिसोर्सेज, स्पेशल बुक्स, स्पेशल मटेरियल, सब कुछ स्पेशल होता है। इसे हम स्पेशल स्कूल यानी 1 कहते हैं। दूसरा आता है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये फॉर्मूला पहले फॉरेन में इस्तेमाल किया गया, फिर हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया गया। और ऐसा है कि जैसे कोई जो सबसे सस्ती दवाई होती है उसे इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे ठीक कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा कर सके। तो ये 1+1 है, यानी एक को दूसरे से जोड़ दीजिए। हम बच्चे को ले जाकर स्कूल में एडमिट कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तुम इसमें एडजस्ट करो और इन बच्चों के साथ पढ़ो। जैसे जैसे उसके एडजस्टमेंट्स, उसकी इश्यूज सामने आते हैं, वो भी एडजस्ट करता है, स्कूल भी एडजस्ट करता है, टीचर भी जी। सौरभ, बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये जो समावेशन है यानी कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनको हम लोग नॉर्मल संस्थाओं में हम लोग समायोजन करते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का उनको हम अवसर देते हैं। उसी पे आ रहा हूँ सर जी। उसी पे आ रहा हूँ सर। उसके बाद आता है 1+all, यानी इसके बाद इससे इसका अच्छा वर्जन जो आया वो आया इंक्लूजन, यानी 1+all, यानी उस एक बच्चे को हमें सबके साथ ऐड करना है और इसमें हमें कोई भी बायसनेस नहीं रखना है, चाहे वो जेंडर, रिलीजन, कास्ट या जितने भी होते हैं, इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, हमें उसका कोई अंतर नहीं करना है और उसे सारे रिसोर्सेस देने हैं। और लास्ट आता है ऑल इन वन, यानी मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मुख्य धारा की शिक्षा। अब हम इंक्लूजन को अगर कहें तो आप ये समझिए कि इस देश में क्या दुनिया के उस स्कूल में ही इंक्लूजन हो सकता है या उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही इंक्लूजन हो सकता है जिसकी शुरुआत ही इंक्लूजन के बेस पे की गई हो, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इंक्लूजन के बेस पे बनाना शुरू किया गया हो। अगर उसके अलावा किसी और इंस्टीट्यूशन में हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो हम यूनेस्को की परिभाषा को वायलेट कर रहे हैं। यूनेस्को की परिभाषा ही यही कहती है कि आप बच्चे को एडमिशन लेने से पहले पूरा एनवायरनमेंट बदलें, आप एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बनाएं, रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं, टीचर्स के एटीट्यूड को चेंज करें, उन्हें ट्रेन करें, और जब आप ये मान जाएं, आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि सारी चीजें अवेलेबल हैं, इस स्कूल में आने के बाद उसे ये लगेगा नहीं
कि वो कहीं से भी जोड़ा जा रहा है, वो इसमें शामिल हो गया। इनमें आप उर्दू में कहे तो शामिलाती तालीम कहते हैं इसे। तो यानी शामिल हो जाना, उस किसी भी ग्रुप का, किसी भी समूह के हिस्सा बन जाना, उन बच्चों में गुम जाना, बस सब बच्चों के समान हो जाना, उसको इंक्लूजन कहते हैं। और वो इस देश में और पूरी सोसाइटी में मुझे अब तक बहुत ही कम देखने को मिला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू मौजूद है और अभी भी हम इंक्लूजन के लिए फाइट कर रहे हैं। जी वाह, बहुत अच्छे से सौरभ आपने इस पूरे संदर्भ को बताया। क्योंकि हम लोग ये जो इंक्लूजन है वो हायर एजुकेशन में कैसे हो, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये हायर एजुकेशन जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उच्च शिक्षा के हमारे जो संस्थाएं हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनमें हम कैसे इंक्लूजन करते हैं? क्योंकि बच्चे को सिर्फ क्लास में बैठा देने से तो इंक्लूजन नहीं होगा। जी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने 2004, 8, 13 कई सालों तक रिसर्च की है और अभी भी वो स्टैटिस्टिक्स जुटा रहे हैं। लगातार उनका काम इसी रिसर्च पर जारी है और इसी के बेसिस पर मैंने भी अपनी रिसर्च की और हमें यही मिला कि जो हम देख रहे थे स्कूल में कि नाम मात्र का इंक्लूजन, हम किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, जो बहुत पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनमें तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी ही अवेलेबल नहीं है। और जो नए इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चरल तो एक्सेसिबिलिटी तो अवेलेबल है, बट रिसोर्स, सपोर्ट और एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल की बहुत कमी है। इंक्लूडिंग आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी जरूरत होती है वो किताब, वो नॉलेज जो स्टूडेंट को मिले। हम ये कह ही नहीं सकते कि कौन से यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में किस क्लास के लिए कौन सी एक बुक रेफर की जाएगी। स्कूल में तो फिर भी ये होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर हर जगह अलग अलग किताबें और टीचर वाइज भी अलग अलग बुक्स को वो रेफर करते हैं। इस कंसेंट में अगर आप देखें तो बुक्स है ही नहीं। अगर जो बुक्स ऑडिबली रिकॉर्डेड की गई हैं, सुगम्य पुस्तकालय जैसी बड़ी एक्सेसिबल इंडिया लाइब्रेरी पर मौजूद हैं, डिजिटल डेजी प्लेयर्स और डेजी फोरम ऑफ इंडिया की इतनी सारी रिकॉर्डिंग बुक्स द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज द्वारा रिकॉर्डिंग बुक्स बनाई जा रही हैं, फिर भी अगर इनका परसेंटेज देखा जाए तो वो 0.1% ही बुक्स अवेलेबल मौजूद हैं। और ये ऐसा आंकड़ा है जो उस आंकड़े को सपोर्ट करता है जिसे एनसीपीडीपी ने 2004, 8, 13 तीनों टाइम पे 14 में उसका पब्लिश हुआ। उसमें ये बताया कि जो रिजर्व सीट्स हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, आप समझ लीजिए 3% उस वक्त तक था। 3% सीट के भी मुकाबले केवल 0.5% सीट्स ही डिसेबल्ड लोगों की फिलअप हैं। और आप समझ लीजिए कि जो 2.5% सीट्स, मतलब 3% का रिजर्वेशन होने के बावजूद भी उसमें भी 0.5% पर ही डिसेबल्ड लोग हैं। तो ऐसी स्थिति अगर इंडिया के अंदर है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब उसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ जब तक कस्टमर नहीं होता तो प्रोडक्ट नहीं होता। जब स्टूडेंट ही नहीं है उतनी मात्रा में, तो टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स और इंक्लूजन की बात शायद ही कहीं सोची भी जा रही होगी। अभी भी मैं जो रिसर्च करके आया हूँ, मुझे कई जगह ऐसा भी आंसर मिला कि लोग उन स्टूडेंट्स के लिए आंसर्स देने के लिए टीचर्स तैयार नहीं थे कि मैं उनको पढ़ाता भी हूँ या मैंने कभी उन्हें पढ़ाया भी। हाँ सर, बहुत स्थितियां बहुत ही समस्यात्मक हैं। और सर अभी अगले इस चरण में मैं डॉक्टर परमुद्दा चौबे जी को से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना सवाल यहाँ पे रखें सर से। सौरभ जी, आपने जो स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स हमें बताए काफ़ी आई ओपनिंग है कि किस तरह से हायर एजुकेशन में जिस हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन की टीचर्स की कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली वेल इक्विप्ड नहीं है। पर्टिकुलरली अगर टीचर्स की हम बात करें तो उनका किस तरह का रेडीनेस है, क्या वो इंक्लूसिव क्लासरूम हैंडल करने के लिए हायर एजुकेशन फैकल्टी आज की डेट में तैयार है, या सरकार की तरफ से कुछ ट्रेनिंग की कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके द्वारा वो इंक्लूसिव क्लास को हैंडल कर सके?
आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने यूपी स्टेट की अगर मैं बात करूं, यूपी स्टेट में मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में गया तो सबसे पहला जो आपको आश्चर्यजनक प्रश्न मिलेगा, आर्ट फैकल्टी के अलावा और सोशल साइंस फैकल्टी के अलावा आप किसी फैकल्टी में चले जाएं तो आपको कुछ टीचर्स तो ऐसे मिल जाएंगे जो ये आपसे पूछ रहे होंगे क्या ये बच्चे वाकई में यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या ऐसे अच्छा। बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते भी हैं, मतलब वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। मतलब उनके ऐसे सवाल होते थे कि मेरे को आश्चर्य होता था कि वो 30 साल से इवन एक रिटायर होने वाले टीचर जो रिटायर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बेटा आप मुझे ये बताइए कि मेरे घर के पड़ोस में एक सीपी बच्चा रहता है, सीपी बच्चा है, क्या वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है? मैंने कहा सर आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम नहीं सुना था क्या आज तक अपनी जिंदगी में? तो उन्होंने कहा वो तो अमेरिका में है ना, हिंदुस्तान में हो सकता है। मतलब आप समझ लीजिए कि फैकल्टीज की बात अगर हम करें तो इवन जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि आप सेंसिटाइजेशन करने की, तो सेंसिटाइजेशन करने की भारत सरकार की स्कीम्स में भी हायर एजुकेशन टीचर्स नहीं है। किसी भी स्कीम में हायर एजुकेशन टीचर्स के लिए कोई सेंसिटाइजेशन स्कीम नहीं है। और ये माना जाता है कि हायर एजुकेशन का टीचर है तो वेल सेंसिटाइज होगा। जबकि मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक परीक्षा होती है और उसमें ये पूछा जाता है कि आप कैसे लिखोगे, क्योंकि वो बच्चा लो विजन है। तो आप टीचर आता है और उससे बोलता है कि आप कैसे लिखोगे, तो बोला सर मैं तो राइटर से लिखूंगा। क्या नहीं तुम्हें दिखता तो है थोड़ा बहुत, लिख डालो। अरे आप लो विजन से उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, कि वो एग्जाम हायर एजुकेशन का खुद से लिखे, जबकि वो खुद चाहता है कि वो राइटर से लिखे। और ये और आप चाहने की उसको बात नहीं, जहाँ emphasize तक मैं कर रहे हैं। समझता हूँ कि वो उसका अधिकार भी है सर। हाँ वो उसका अधिकार है। मतलब अधिकार है। कानूनी अधिकार है। किसी और स्टूडेंट से आप ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि नहीं तुम पेन से नहीं पेंसिल से लिखो, पेंसिल किसी से देखो। नॉन डिसेबल बच्चे से लिख रहे, कहने को आप प्रेशराइज थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन आप लो विजन बच्चे से कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें थोड़ा बहुत दिखता, तुम खुद ही लिखो, ठीक खुद है, से लिख सकते। तुम दूसरे से चीटिंग कर दोगे। और ये आम धारणा है हायर एजुकेशन लेवल पर। मैं आपको बताऊं, इवन लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरे को सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है जहां साइकोलॉजी की एक लो विजन स्टूडेंट ने हेलोजन बल्ब के नीचे बैठ करके परीक्षा दी और वो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हुई। वाह। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। और आज वो यूपी में ही एक जगह एज ए टीचर वर्क कर रही है। तो कुछ उदाहरण ऐसे एक्सेप्शनल में मौजूद हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह खराब है माहौल या टीचर्स जागरूक नहीं है। मैं साइकोलॉजी की एचओडी से भी मिला और उनसे भी मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई। उन लोगों का सेंसिटाइजेशन लेवल बहुत अच्छा था, वो लोग कोशिश करते हैं। जबकि कुछ ऐसी जगह जैसे मैं अगर आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ टीचर्स आपसे पेपर यानी क्वेश्चन आंसर्स लेने को तैयार नहीं है कि नहीं हमारे पास तो कोई डिसेबल्ड बच्चा पढ़ता ही नहीं, हम आपका क्वेश्चन पेपर नहीं लेंगे, आप जाइए। हम आपका क्वेश्चनर नहीं लेंगे, या हम आपको ये भी नहीं बताएंगे कि हमारे पास कोई डिसेबल्ड आज तक पढ़ा है कि नहीं। मतलब मैंने कहा ऐसा लग रहा था जैसे छुआछूत वाला सिस्टम होता है, आपका वो उस तरह से आपसे दूर भाग रहे हैं। जबकि वो एक ऐसे डिपार्टमेंट से हैं जिसमें पढ़कर मतलब इस देश में कई संस्कृत के विद्वान पर्सन विद डिसेबिलिटी हुए हैं। जबकि संस्कृत डिपार्टमेंट का ये हाल है। मैं आपको और भी ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि आप पंजाब चले जाएं, पटियाला में एक कॉलेज है जिसने खुद का अपना विंग बनाकर राइटर स्क्राइब्स प्रोवाइड करते हैं। वो व्हील चेयर वाले बच्चों के लिए एक्सेसिबल एनवायरनमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एग्जाम दे पाएं या क्लासरूम में आ पाएं। उन्होंने रैंप्स क्रिएट किए हैं। और जामिया का मैं आपको एक उदाहरण दूं, जामिया में एक व्हील चेयर स्टूडेंट था और जिसके लिए एनएसएस के प्रोग्राम के दौरान एक हाउस के सारे बच्चों ने मिलकर, जबकि उन्होंने कोई इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग नहीं की है, सारे बच्चों ने मिलकर उसके लिए एक रैंप बना डाला
खुद से अपने पैसे खर्च करके सीमेंट गर्रा वगैरह लगा के ये वेट नहीं किया कि कोई और आए, उन्होंने खुद अपने और ये स्टार्टिंग काम के कर लिए रैम बना डाला। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण मौजूद है, जबकि टीचर्स कह रहे नहीं इस पे पैसा मत खर्च करो, दूसरे पे करो। ठीक है, और फिर जब बाद में कहा जाता है कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है और लोगों को देखने में बहुत अच्छी लगेगी, तो उन्होंने कहते हैं ठीक है, इट्स वेरी गुड। और फिर उसका अवेयरनेस का ये निकलता है कि जामिया में फिर हर जगह कुछ ना कुछ रैंप, कुछ ना कुछ ऐसे लैंडमार्क्स बनाना जो बच्चों से टीचर्स में अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन आ रहा है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि टीचर सेंसिटिविटी इतनी है कि टीचर्स पूछ रहे हैं, जामिया में सभी बच्चों के पेपर हो असाइनमेंट से थ्रू पेपर लिए जा चुके हैं और डीयू में डिसेबल्ड बच्चे पढ़ रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया से पढ़ रहे हैं, और जामिया में हर एक बच्चे से पूछकर उसकी नीड के अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिट करा लिए गए। लेकिन आज आप टीचर सेंसिटिविटी देखिए कि वहाँ के टीचर फाइट कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम ना हो, बच्चों को परेशानी हो गई डिसेबल्ड बच्चों को, लेकिन वहाँ आज भी ऑनलाइन एग्जाम की नोटिफिकेशन चल रही है और वो डिसेबल्ड बच्चे फेस करने वाले हैं उसको। तो आप ये समझ सकते हैं कि कंट्राडिक्शन हर जगह मौजूद है। टीचर कहीं सेंसिटिव हैं और कहीं इस हालत में है कि आप ये कल्पना नहीं कर सकते उनसे कि उनको ये भी मालूम है कि डिसेबल्ड बच्चे पढ़ते हैं। दोनों चीजें मौजूद हैं। इसीलिए इंक्लूजन हायर एजुकेशन में बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता। जैसे मैं एक लास्ट उदाहरण आपको देता हूँ। मैं एज अ ब्लाइंड जब अपनी क्लास में बैठा था एक दिन, तो मेरे टीचर ने मुझसे ये पूछा था, क्या तुम्हें मेरी क्लास को रिकॉर्ड करने का अधिकार है? इफ यू हैव अ लीगल राइट टू टेक रिकॉर्डिंग ऑफ माय क्लास। मैंने कहा सर, अगर आपकी क्लास रिकॉर्ड करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, तो इस क्लास में बैठे बाकी नॉन डिसेबल्ड के पास नोट्स बनाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। वेल सेड। जी और जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बाद है कि उसके बाद वो हमारे गुरुजी ने उसके बाद कभी वो चीज पूछी नहीं। वो सपोर्ट हमेशा करते थे, लेकिन एक डर बना रहता है हमेशा टीचर्स में कि मेरी रिकॉर्डिंग ये कहीं सुना देगा, मेरी रिकॉर्डिंग में कहीं सुना देगा और मैं फंस जाऊंगा। लेकिन जबकि आप एज अ टीचर जब क्लासरूम में एंटर होते हैं तो किसी कंट्रडिक्शन के साथ नहीं आते, आप एज अ टीचर आते हैं तो आप वही बोलते हैं जो आप नॉलेज देने के लिए आते हैं। तो फिर आप क्यों डरते हैं कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो कहीं पे आपको कहीं पे सुनाया जाएगा और वो आपके खिलाफ जाएगा। और इस थिंकिंग के साथ हर टीचर को चलना चाहिए, इस थिंकिंग के साथ इंक्लूजन क्रिएट करना चाहिए। बच्चों को आगे बैठाओ, उनका सिटिंग अरेंजमेंट करिए, उनके जरूरत देखिए कि भाई व्हील चेयर वाला आ रहा है तो उसको गेट से स्पेस है कि नहीं, वो गेट से अंदर और जहां उसको बैठ सके, जहां से वो अपने नोट्स बना सके, वहां तक पहुंच सके। कई आप जगह देखे होंगे सिनेमा हॉल टाइप की चेयर्स होती हैं, इस टाइप की चेयर्स पे क्या कोई व्हील चेयर वाला स्टूडेंट बैठ सकता है? ये इंक्लूजन नहीं हो सकता उस टाइप की क्लासों में। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक ऐसे विश्वविद्यालय में एक सीन हमने देखा जहाँ पे वो बच्चा रोज ये सोचता है, गेट के पास खड़ा होकर व्हील चेयर ले जाकर वेट करता है कि उसका कोई क्लासमेट आए, उसे व्हील चेयर से गोद में उठाए और ले जाके क्लास की बेंच पर बैठाए। अगर इसे इंक्लूजन कहते हैं तो शायद मुझे हिंदुस्तान पर या तो अपने गर्व होना चाहिए उसकी पब्लिक की ह्यूमैनिटी पर, या फिर अपने बेचारगी पर तरस आना चाहिए। लेकिन मैं ये दोनों नहीं कर पाता। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ट्रांजिशन फेज है। अभी ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग समझ पाए हैं, जैसी जरूरत थी, जैसी चीजें थी वैसा उन्होंने बना डाला, लेकिन अब वो बदलना चाहिए और ये लोगों को समझना चाहिए। बस वही मैंने जो शुरुआत में बोला था कि प्रोडक्ट और रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट ही बहुत कम है और जहाँ हैं वहाँ चीजें नहीं हैं, तो ये चीजें होती रहती। जी सौरभ जी, आपने बहुत अच्छे से, हाँ जी, आपने बहुत अच्छे से इस बात को रखा कि किस तरह से अभी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है हायर एजुकेशन फैकल्टी की स्पेशली। तो जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो जितने भी हायर एजुकेशन की शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो सेंसिटाइज हो जाएं, वहाँ के टीचर्स
वहाँ के स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स किस तरह से सेंसिटाइज्ड हैं या वो अवेयर हैं हायर एजुकेशन में? क्या डिसेबल्ड बच्चे आना चाह रहे हैं? क्या उन्हें किसी प्रकार का भय है उनके मन के अंदर? इन सभी विषयों पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। इसके लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछें, तो मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से भी आया हूँ जहाँ पर बिना सोचे समझे सिर्फ एडमिशन मिल जाए इसकी कोशिश करते हैं बच्चे, कि हमें एडमिशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में आप जानते होंगे। जी जी वहाँ जी। हर जगह एक्सेसिबल एनवायरनमेंट है और वहाँ स्टूडेंट ये कोशिश नहीं करता कि मैं इसके बारे में पहले देखूं, यहाँ मेरे लिए कुछ होगा कि नहीं होगा। वहाँ हर बच्चा, ये डिसेबल्ड बच्चा ये सोच के जाता है बस मुझे एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे, मेरी पढ़ाई तो हो ही जाएगी, हर चीज मुझे मिल जाएगी। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे बच्चे मिले मुझे दूसरी कोर्स यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कोर्सेज करके आए, और जो उनके अनुभव थे वो बड़े लाजवाब अनुभव थे। जैसे आप समझ लीजिए कि मतलब एक यूनिवर्सिटी और है, जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी है चित्रकूट में, और इस यूनिवर्सिटी में केवल डिसेबल्ड बच्चों को या पर्सन विद स्पेशल नीड स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उन्हीं को अधिकार है, वही यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, नॉन डिसेबल्ड नहीं सकते। जबकि शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में आप नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड बोथ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर आप उस यूनिवर्सिटी का हाल देखें तो क्योंकि पैसा, फंड्स और चीजें नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उस मायने में सड़कें तक इनएक्सेसिबल है, और बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे अपने हाथों और अपने पैरों से, मतलब जो ऑर्थोपेडिक बच्चा है, उन गिट्टियों पर चलना पड़ेगा जो सड़क पर बिछी हुई, और कई सालों तक शायद उसकी पूरी एजुकेशन खत्म हो जाती है और वो उन गिट्टियों पर अपने हाथ चुभाते हुए और अपने पैर चुभाते हुए चलता है, पूरे कोर्स को करता है और वहां से निकल जाता है, और शायद उसके जाने के बाद वो पूरी सड़क बनती है और वो फील क्या दर्द से गुजरा होगा वो आप अभी इमेजिन कर सकते हैं। चीजें ऐसी हैं कि स्टूडेंट्स हर जगह ये ढूंढता है कि अच्छा क्लासरूम एक्सेसिबल हो, यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में मैं जा पाऊँ, अब बैठ पाऊँ, उसकी रोड्स एक्सेसिबल हो, उसकी किचन एक्सेसिबल हो, हॉस्टल मिले, हॉस्टल रूम एक्सेसिबल हो। मैं आपको बताऊं, एक ऐसा भी स्टूडेंट मिला मुझे जिसने ये बोला कि सर मैं अपने कपड़े नहीं पहन सकता बिना किसी और की मदद के, हर बार मुझे मेरी माँ मेरे कपड़े पहनाती, मेरे दोनों हाथ नहीं है। और जब से मैं इस हॉस्टल में आया हूँ, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, हर बार मेरा रूममेट मेरे क्लोथ्स मुझे पहनाता है, और जिसकी वजह से मुझे पहले शर्म आ रही थी, लेकिन अब मेरे लिए वो एक कॉमन फैक्टर हो गया है। अब मेरे लिए यहाँ पर मेरे जैसे कईयों को देखकर एक एनर्जी आ गई है, और मैं अब चीजों को एडेप्टेशन के थ्रू यूज करने लगा हूँ और खुद का ड्रेस खुद करने लगा हूँ। उसके पहले मैं ये वेट करता था कि कोई आए और मुझे कपड़े पहनाए, मतलब मैं डिपेंडेंट होने की कोशिश ही करता था। लेकिन जब यहाँ आकर मैंने जैसे देखा तो वही हालत हर स्टूडेंट की है कि वो डीयू के बारे में सोच रहा है कि डीयू में बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे हैं, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक बच्चे, बहुत सारे और डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके साथ मैं रहूंगा तो मुझे वो चीजें मिल जाएंगी जो उनको मिली। जामिया के बारे में नहीं सोच रहा। क्यों? क्योंकि जामिया में बहुत कम बच्चे हैं, नहीं मालूम है, यहाँ चीजें अवेलेबल हैं, उसके लिए सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड बना हुआ है, लेकिन वो जब तक उसमें आएगा नहीं तो उसकी रिक्वायरमेंट। हेलो, हाँ सर, मैं डॉक्टर उपासना से अनुरोध करूंगी कि वो अपना प्रश्न यूपी में अगर आप बात करें तो विनीता जी, मुझे लग रहा है सौरभ जी का कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी। हाँ सौरभ जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हो जाता है, वो खाने का कोई पैसा नहीं लगती से जो डिसेबल्ड बच्चे आते हैं वो ये सारी फैसिलिटीज ढूंढते हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी क्या है कि टीचर्स समझते हैं आपकी भाषा में, आपकी भाषा में बात करते हैं,
और आपको आपकी जरूरतों को समझते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में हैं जरूर टीचर्स जहाँ नहीं समझते और जो आपको नहीं समझेंगे, तो उन सब की फिक्र यही है कि मुझे फैसिलिटीज मिल जाएं, मुझे किताबें मिल जाएं, उन्हें आने जाने का एक्सेस मिल जाए, मुझे डिवाइस मिल जाए, और मुझे खाने पीने रहने की जो समस्या होने वाली है और जो मेरी डिपेंडेंसी है किसी एक फैमिली मेंबर पे या एक साथी पे, लाइफ पार्टनर पे, वो एक खत्म हो जाए। क्योंकि शादी आपको ना होते भी कोई एक ना एक आदमी उसका लाइफ पार्टनर हो चुका होता है, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी फील कर रहा होता है, उठा रहा होता है उसको, डिपेंडेंट होता है वो। लेकिन जब वो उसको कोई ऐसी फैसिलिटी मिलती है या उसको ऐसा बूस्टअप मिलता है या उसको ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल सौरभ सर, अब आपको जरा मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पे और जी जी डॉक्टर उपासना रे को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना प्रश्न आपसे करें। नहीं, मेरे पास प्रश्न नहीं है। मैं सौरभ जी के साथ सहमति जताना चाहूंगी विनीता जी कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सौरभ जी, आप लोग अवगत होंगे सबके सब हमारे, क्योंकि हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के फील्ड से ही हैं। तो उम्मुल खैर एक गर्ल चाइल्ड है जिसके इश्यूज थे बोन डिसऑर्डर के, एंड शी हैड अनसपोर्टिव पेरेंट्स एंड ओवर दैट शी लिव्ड इन अ स्लम, लेकिन उन सब के बावजूद वो निकल आई। मैंने कहा यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, बूस्टअप कुछ ना एक आप समझ लीजिए कि अगर मैं मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे है, लेकिन मेरे को कोई दिख नहीं रहा ध्रुव तारा या कोई एग्जाम्पल, हाँ भाई ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं आपको जस्ट अपना एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं जब एक्सीडेंटली ब्लाइंड हुआ, बचपन से ब्लाइंड हूँ, लेकिन एक आई से दिखता था, फिर धीरे धीरे वो भी खत्म हुई। तो जब मैं ब्लाइंड कहा डॉक्टर ने कि अब तुम किताब मत पढ़ो, तुम्हें किताब पढ़ने पे जोर पढ़ने पे जो बची उची देखने की परसेप्शन है वो भी चला जाएगा। तो मुझे ब्लाइंड स्कूल में शिफ्ट किया। अब मैं ये सोचता था, क्योंकि मैंने कभी तो ब्लाइंड बच्चों को देखा नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि भाई ये लोग कैसे पढ़ते होंगे और क्या नौकरी करते होंगे। स्कूल में पहुंचा तो सबसे पहले मेरे जानने में कोई सीनियर आए जो 4th क्लास चपरासी थे, प्यून थे एक स्कूल में। उन्होंने बोला कि हाँ मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो मेरे को कॉन्फिडेंस ये नहीं आया कि मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ या डॉक्टर बन सकता हूँ या मैं यूनिवर्सिटी में टीचर बन सकता हूँ। मेरे पहला परसेप्शन आया ब्लाइंड प्यून बन सकता है तो मैं भी प्यून बन सकता हूँ। फिर उसके बाद अपने स्कूल में टीचर्स देखे, दूसरे स्कूल में क्लर्क देखे, फिर टीचर्स देखे। जैसे जैसे जो परसेप्शन देखते गए, हम जो एग्जाम्पल सेट मिलते गए, हम उनको अपना मतलब कहते हैं दीपक दिखा, तो हमने उसको उदाहरण मान लिया कि हाँ भाई ये जल रहा है, इसके भरोसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा बूस्टअप जब पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलता है तो फिर वो बहुत ज्यादा इंकरेज होकर आगे आते हैं, मोटिवेट होकर आगे आते हैं, उनको रीइंफोर्समेंट मिलता है और वो अपने बैरियर्स को भी साइड कर देते हैं। नहीं, अगर वो वहां पहुंच गया है तो मेरे को भी मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, ऐसा सोचकर वो करते हैं। और आज आप ये समझ लीजिए कि जहाँ एक आपने नाम सुना होगा मॉन्टेनियर का, जिनके दोनों पैर नहीं हैं, आप नाम बता सकते हैं उनके? उनका महिला माउंटेनियर हैं, आप नाम बता पाएंगे उनका मैम? जी अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं कॉल परिचित नहीं हूँ कर उनसे, मैं परिचित। जी कि मुझे रोशन जवद का नाम याद आ गया जैसे आपने कहा, लेकिन बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूँ। जवद देखिए ने ये उदाहरण है आपके सामने कि मैंने आपको एक फीमेल माउंटेनियर की बात की और आपको वो रोशन जगत याद आ गए जो दूसरे उनके बाद आए, ठीक है। और अगर मैं अभी आपको दीपा मलिक की बात करूं तो आपको दीपक जी याद आएंगे दूसरे वाले, ठीक है। सर अरुणिमा सिन्हा जी की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ देखिए आपने एकदम सही नाम लिया। अरुणिमा सिन्हा को देख के रोशन जगत और उनके बाद उनके जैसे और ब्लाइंड्स भी आज ट्रैकिंग कर रहे हैं। आप उत्तराखंड चले जाइए, NIVH के हर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के अंदर ये अरमान है कि वो ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच के ट्रैकिंग कर रहे हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं ट्रैकिंग
कर सकता है वो ये सोच के कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा 7 पहाड़ कर सकती हैं लार्जेस्ट, तो मैं एक आध मसूरी तो बांध ही सकता तो बिल्कुल कर सकते हैं। हूँ। ठीक है, जी, बात समझ तो में अब आप जो बता रहे हैं उनसे ये समझ में आ हाँ, रहा है कि मोटिवेशन जो है उसका बहुत बड़ा हाँ फैक्टर है। मोटिवेशन। बिल्कुल। मैं जी आपको बताऊं जी, सिंपल चाहे सा हम कि अगर आप जितने म्यूजिशियन देखते हैं, रविंद्र जैन का नाम, रविंद्र जैन ने कभी किसी ब्लाइंड म्यूजिशियन को ये नहीं बोला कि आओ मैं तुम्हें म्यूजिशियन बना दूंगा अपने बना जैसा, लेकिन क्या वो एक आइडियल ऐसे रहे कि जितने भी ब्लाइंड्स अगर आज हैं तो जी उनको जी जी, आप एक के मुंह से यही उनमें छोटा सुनते हुए आनंद मिलेंगे सागर दिखता कि है। आप जी, म्यूजिशियन बन मैं एग्री सकते हो करता क्योंकि रविंद्र जैन हमारे यहाँ रहे हैं। हर हूँ। कोई जी यस। यही कहेगा उनसे, हम्म। डिसेबल्ड जी जी, सॉरी, किसी भी हाँ मैं ब्लाइंड से यही रामानंद कहेगा। सागर भूल गया, मैं रविंद्र जैन की बात हाँ कर रहा हूँ। जी जी, तो वही मैंने कहा कि ऐसे उदाहरण बहुत मौजूद होने चाहिए। जी जैसे सौरभ, जैसे एक उदाहरण मिलते अंतिम जाएंगे प्रश्न मैं अपने आगे तरफ से बढ़ते पूछना जाएंगे। चाहूंगा आपसे, कृपया संक्षेप जी में संभव हो तो उत्तर दें उसका, कि आप जी अपने अपने निजी जीवन के उदाहरण बताए, अपने अपने विभिन्न संस्थाओं के बारे में भी आपने इंस्टीट्यूट में बताया कि कैसे यूनिवर्सिटी में क्या माहौल है, क्या टीचर्स का क्या परसेप्शन है, शिक्षक कैसे सोचते हैं, बाकी के छात्र कैसे सोचते हैं, कैसे सहयोग करते हैं। आपने बहुत संघर्षों का भी हवाला दिया। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो समावेशी शिक्षा है हायर एजुकेशन में, भारत में इसका आप क्या भविष्य देखते हैं? सर भविष्य बहुत सुनहरा है भारत में, बशर्ते उसके लिए वो चीजें मौजूद की जाएं जो 3 मेजर चीजें होती हैं। जी वो 3 मेजर चीजों पे अगर सरकारें काम करें तो इस देश पे इस वक्त, ठीक है सर, इस वक्त इतना बढ़िया बूस्टअप बना हुआ है हर पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर, और इतने बढ़िया ट्रेन टीचर्स मौजूद हैं और इतने बढ़िया मोटिवेटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं कि जब मैं किसी स्कूल के बच्चे से भी मिलता हूँ तो आज उसके पास स्टीफन हॉकिंग से लेकर हम जैसे छोटे उदाहरण भी मौजूद हैं, और वो कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ। और टीचर्स से जब हम मिलते हैं तो उनको लगता है नहीं, मेरा स्टूडेंट भी कुछ बड़ा बन सकता है, बन सकता है। जी वो बड़ा बन सकता है, इसलिए मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ और अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे रास्ता बताओ। और यूनिवर्सिटीज ये कहती है कि आप फंड्स की व्यवस्था कर दो और आप जो डिवाइस बोलोगे, जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलोगे, हम उसको अवेलेबल कराएंगे। कि मैं कई यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में दिल्ली के अलावा भी अगर मैं क्षेत्र में जाऊं तो आपने कई CCPD सुने होंगे, और RPWD एक्ट 2016 जो आया है उसका जी जी जी, इम्प्लीमेंटेशन अगर सही से, तो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें अवेलेबल हैं, एक्ट मौजूद है, फैसिलिटी मौजूद है, रूल रेगुलेशन मौजूद है, बच्चों में मोटिवेशन मौजूद है, टीचर्स के लिए के अंदर धीरे धीरे सेंसिटाइजेशन आ रहा है क्योंकि बच्चे धीरे धीरे एनरोल्ड हो रहे हैं। क्योंकि जब तक नहीं होगा, कोई कस्टमर ही नहीं होगा तब तक उसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया जाएगा, यानी उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और टीचिंग भी क्रिएट नहीं की जाएगी। और जैसे जैसे हर जगह लोग पहुंच रहे हैं वैसे वैसे टीचर भी सेंसिटाइज हो रहे हैं। और एक ही चीज लास्ट में कहूंगा कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो आज मुश्किल सामने खड़ी है वो सामना करने योग्य नहीं है या उसको सुलझाया नहीं जा सकता। हमेशा ये सोचिए कि इससे भी बड़ी मुश्किल आ सकती है। अभी तक हम लोग इंक्लूजन की बात कर रहे थे, और जैसा कि अभी जस्ट पेंडेमिक चल रहा है तो पेंडेमिक में कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, और पूरी दुनिया में हम 30 बरस से सोशल इंक्लूजन की बात कर रहे थे, और इस सोशल डिस्टेंसिंग ने सोशल एक्सक्लूजन को पैदा कर दिया है। आज एग्जाम में लिखने के लिए ब्लाइंड बच्चों के पास राइटर नहीं है, वन आर्म बच्चों के पास, वो बोथ आर्म बच्चों के पास स्क्राइब नहीं है, लोगों के पास अपने असिस्टेंट्स नहीं मौजूद हैं जिन पे वो डिपेंडेंट हैं। ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं कि बच्चा मेंटली चैलेंज्ड है, इंटेलेक्चुअली रिटार्डेड है, और साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग करने जाता था, फादर भी कोरोना वायरस से चले गए क्वारंटाइन में, मदर भी क्वारंटाइन में चली गई, और बच्चा घर में अकेला है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। और इस हालात में
हमें इंक्लूजन को कुछ नए दृष्टिकोण से परिभाषित करना होगा, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि फ्रॉम क्लास केजी टू हायर एजुकेशन हमारा स्टूडेंट सफल हो, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके लिए जो उसके रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट है वो अच्छे से मौजूद रहें और वो कभी फेलियर ना करें, उसका मोटिवेशन कभी भी ना खत्म हो, और उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो हमेशा सपोर्टिव रहें, सेंसिटाइज रहें और वेल ट्रेन्ड हों। यानी अब आपको ये सरकार को प्रेशर होना चाहिए कि सरकार एजुकेशन लेवल पर केवल स्कूल टीचर्स को नहीं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन टीचिंग और टीचर्स को भी सेंसिटाइज करे और उनकी ट्रेनिंग करवाए और डिवाइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करें। जरूरत किसी इमारत में लिफ्ट बनाने की नहीं है, लिफ्ट जैसी सोच बनाने की है। बच्चे खुद ब खुद क्लासरूम्स में पहुंच जाएंगे। जी सौरभ, एक बात मैं आपकी बात में बस एक लाइन का एक मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी पिछले साल आरसीआई हमारी जो संस्था है जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता मतलब तय करती है, जो मानक बनाती है, उसने एक प्रोजेक्ट के तहत सेंसिटाइजेशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया, जिसमें अभी आप जो बता रहे थे तो उच्च शिक्षा के शिक्षकों को और अध्यापक हो गए, शिक्षक हो गए, बाकी शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उसमें हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, ठीक है, वाइस चांसलर्स हैं, ऐसे मतलब तमाम जो लोग जो शिक्षा को तय करते हैं, अधिकारी हैं, उनको सबको सेंसिटाइज करने का एक प्रोग्राम रखा गया है। आगे क्या होता भविष्य तय करेगा, बट ऐसा एक कार्यक्रम आरसीआई है। मैं इस बात को सर, मैं आपकी बात में यही जोड़ना चाहूंगा, हम उसे खुद जामिया में हमने उसके 2 साल लगातार सबसे बड़ा सेंसिटाइजेशन प्रोजेक्ट जामिया मिलिया इस्लामिया ने डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह खान, प्रोफेसर सारा बेगम की हेडशिप और डॉक्टर मोहम्मद फैजुल्लाह खान की कोऑर्डिनेटरशिप में डील किया है। मैं उसका पार्ट रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि उसमें हायर एजुकेशन टीचर्स का कॉलम नहीं है। हम उसका ट्राई कर चुके थे, लेकिन उसमें हायर एजुकेशन टीचर्स नहीं है, हायर एजुकेशन नॉन टीचिंग भी नहीं है और हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए एमपी मौजूद है, और हम लगातार इसके लिए भी कोशिश करें। और इसीलिए मैंने कहा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को के बारे में भी आरसीआई को सोचना चाहिए, या आरसीआई नहीं सोच सकती, आरसीआई ये कह रही है कि हम केवल टीचर्स बना रहे हैं, तो वो मिनिस्ट्री सोचे और उसके ऊपर काम करे। हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी। सर ने अपने इस व्याख्या में समावेशी शिक्षा की जो चुनौतियां हैं और किन तरीके से हम उससे निपट सकते हैं, क्या उसमें जरूरत है बदलाव की, इस पे विशेष चर्चा की। और हमारे सभी पैनलिस्ट डॉक्टर परमिता, डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर सुनील, इन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी इन सभी को कि ये इस चर्चा में जुड़े। और निश्चय ही ये जो चर्चा है वो लोगों के लिए जागरूक करने की आशा के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहूँगी। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।